हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम देख पाएंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें अब तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पिछले लेक्चर में ही हमने एडिशन रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे 3 तरीके के टोटल एडिशन रिएक्शन हमने दिखाया था, एलिमेंट प्लस एलिमेंट का, कंपाउंड प्लस कंपाउंड का और एलिमेंट प्लस कंपाउंड का, राइट। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे मजेदार चीज जो बताया था मैंने कि एक एडिशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है जो कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाला, जिसे एक पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं। बताइए, सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। क्योंकि एलिमेंट और एलिमेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएगा तो यहां पे सिंथेसिस रिएक्शन कहेंगे। और सबसे बड़ी खासियत है कि एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बाद में मिलना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना, नॉट मोर देन वन। यहां पे देखिए, इसी का उल्टा हमने पढ़ा था दूसरा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस किस तरीके से डिकम्पोज कर सकते थे किसी कंपाउंड को, यानी कि तोड़ सकते थे। तो नंबर 1 हम बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे हीट के मदद से आप तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा के आप तोड़ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, यानी कि मतलब फोटो डिकम्पोजिशन, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में आप किसी चीज को तोड़ते हैं तो वो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन कहलाता है। इसमें भी हमने एक डिकम्पोजिशन का पर्टिकुलर टाइप बताया था, जहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलता हो, है ना। प्रोडक्ट के फॉर्म में एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलता हो, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनालिसिस रिएक्शन कहते थे। एनालिसिस रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे आया था सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट होने चाहिए, मतलब एलिमेंट एलिमेंट के मिलने से। और ये एनालिसिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन में, यानी कि टूटने के बाद एलिमेंट प्लस एलिमेंट में होना चाहिए, तो एनालिसिस रिएक्शन कहलाता था। आइए तीसरे टाइप को डिस्कशन करें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही आपको पता चल रहा है कि एक दूसरे को लात मारेगा, और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने से लोअर वाले कैटेगरी को डिस्प्लेस कर देगा। जैसा कि आपने मेटल नॉन मेटल क्लास 8 में जब पढ़ा था, तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि मेटेलिक सीरीज आपको दिया गया था। उसको कह सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज दी गई थी। उस रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से आपको पता चल जाता था कि उसमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। और उसके मदद से आप क्या करते थे कि एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कराते थे। तो यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो कैसे आखिर हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट को बता सकते हैं। तो बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, जैसा कि आप मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे, तो मैं बस उसी का हेल्प करूंगा, रिएक्टिविटी सीरीज का हेल्प करूंगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल मैं आपको दे दूं, सो दैट आपको हेल्प हो, आप आसानी से बता सके, राइट। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा कि ये है Fe सॉलिड के फॉर्म में, और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया कॉपर सल्फेट से, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में है और वो सॉलिड फॉर्म में है। और जब आप देखेंगे कि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आयरन जो है वो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा कि आयरन एक लात मारेगा कॉपर को, और कॉपर यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पे आयरन खुद आ जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, है ना, जो कि एक्विस फॉर्म में बनाएगा, यानी कि वाटर के प्रेजेंस में ही करना है ये सब, ठीक है। तो ये एक्विस फॉर्म में बनेगा और साथ में कॉपर सॉलिड यहां पे बन जाएगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया आपको आयरन सल्फेट एज अ प्रोडक्ट। यहां पे पता था कि आयरन यहां पे ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से और भी बहुत सारे रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पे NaCl की, और साथ में यहां पे हम बात करते हैं कि ये वाटर में है तो एसोसिएटेड रहेगा पानी से, यानी कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, और ये Cl2 गैस इसमें ऐड कर दिए, तो क्या होगा, यहां पे नॉन मेटल और नॉन मेटल का कंपटीशन होगा।
तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी तो आपको पता है कि F2 सबसे ज्यादा होता है, देन Cl2 होता है, फिर Br2 होता है एंड देन I2 होता है। इस तरीके से तो आपको नॉन मेटल की रिएक्टिविटी तो पता ही है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहां पे आप देखिए कि क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, NaBr होगा बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पे NaBr होगा, नहीं तो डिस्प्लेस किसको करेगा, फिर सेम रहेगा। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन है और यहां क्लोरीन है। सो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज यू नो। तो ये क्लोरीन क्या करेगा कि ब्रोमीन को एक लात मारेगा और ब्रोमीन यहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा क्या, यहां पे देखिए नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में ऑर्डर आप देखेंगे तो ऐसा आएगा बेटा। वो तो चूंकि मेटेलिक सीरीज होता है तो मेटल का दिया रहता है ना, मैंने नॉन मेटल का भी बता दिया कि कैसा रिएक्टिव चलता है। तो यहां पे प्रोडक्ट जो फाइनली बनेगा आपका क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, राइट। और साथ में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिल जाता है Br2 गैस, साथ में रिलीज हो जाता है। तो बड़े आसानी से आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा पा रहे हैं। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर NaI, है ना, तो इसको ले लीजिए 2 बार, ये एक्वस फॉर्म में भी ले लीजिए इसको, और साथ में Cl2 गैस से इसको रिएक्शन करवा दीजिए। अगेन चूंकि Cl2 यहां पे क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज यू कैन सी हियर, देन आयोडीन, है ना। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक लात मारेगा आयोडीन को, आयोडीन यहां से बाहर हो जाएगा और ये बना लेगा आपको क्या, NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में I2 गैस बना लेगा। तो आई थिंक बैलेंस करना हो तो यहां पे सिर्फ 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, मतलब सिंगल आदमी को डिस्प्लेस कर रहा है, एक दूसरे को लात मार रहा है, तो जो ज्यादा मतलब ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से लेस रिएक्टिव को लात मार के भगा दे रहा है। अब यहां पे इसी तरीके से एक रिएक्शन आप देखेंगे कि जिंक है और साथ में H2SO4 है। यहां पे क्या होता है कि आपने H2SO4 को एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है और जिंक को सॉलिड के फॉर्म में लिया हुआ है। आपको पता है जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिडिल पॉइंट में आता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल होते हैं उनको मोर रिएक्टिव कहा जाता है, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको लेस रिएक्टिव के कैटेगरी में रखा जाता है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो यहां पे जिंक जो है वो एक लात मारेगा इस हाइड्रोजन को, राइट, और हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा और ये जिंक बना लेगा, जिंक का सल्फेट बना लेगा, ऐसा जिंक सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में यहां बनेगा, है ना, और साथ में उसके H2 गैस रिलीज कर जाएगा, H2 गैस रिलीज कर जाएगा। तो ये था यहां पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट की हमने बात करी। अब हम इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है आइए समझते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो बहुत आसान है, ज्यादा आपको लोचा करना नहीं होता है। यहाँ पे वो क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जितना भी होता है वो सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 बार डिस्प्लेस होगा, है ना। वहां तो सिंगल हो रहा था, सिंगल आदमी अटैच हो रहा था तो सिंगल वहां पे भाग रहा था। डिस्प्लेस मतलब हटाना, कितने आदमी को हटा पा रहा था, सिंगल आदमी को वहां पे हटा रहा था, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। अब ये कैटेगरी है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां पे AgNO3 से इसकी रिएक्शन करवाइए तो ये एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या होगा कि यहां पे आप देखेंगे कि ये वाला AgCl बना लेगा, बस आयन एक्सचेंज कर दीजिए बेटा। ये वाला देखिए, ये जस्ट ब्रेक होता है किसमें, आपको रेडिकल टेबल नहीं पता है तो जनरल केमिस्ट्री में जाकर के रेडिकल टेबल जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये टूटता है Na+ एंड Cl- में, एंड यहाँ पे Ag+, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब तक रेडिकल टेबल याद नहीं रहेगा ना आप कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत कंपाउंड बनाना होता है। सो ये चला जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ में जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ में चला जाएगा। तो सिंपली आपको एक्सचेंज करना है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम आपका चला जाएगा किसके साथ में, ये देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में, ऐसे करके ये एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। तो यहां पे बन जाता है क्या बेटा, AgCl
एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, दैट इज व्हाइट पीपीटी, ठीक है, और साथ में NaNO3 रिलीज हो जाता है जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है। इसी तरीके से एक आध एग्जाम्पल और चाहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट में लिख सकते हैं, लाइक BaCl2 बेरियम का क्लोराइड एक्वस फॉर्म में ले लें और साथ में Na2CO3 के साथ में इसको रिएक्शन कराने की कोशिश करें। जब आप रिएक्शन कराएंगे, इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये टूटता है Ba2+ में और 2 टाइम्स ऑफ Cl- में टूट जाएगा। ये यहां पे 2 टाइम्स ऑफ Na+ में टूटता है और यहां पे सल्फेट माइनस में टूटेगा, सल्फेट 2-। तो क्या होगा कि बेरियम इसका प्लस इसके माइनस के साथ में जाएगा और ये यहां पे इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ में जाएगा और इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो प्रोडक्ट आपको साफ दिख रहा होगा कि प्रोडक्ट यहां बनने वाला है बेरियम का सल्फेट BaSO4। अगेन ये व्हाइट पीपीटी बनाता है, ये पीपीटी का साइन होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दिया तो पीपीटी का साइन हो गया और साथ में NaCl एक्वस में रह जाएगा, यानी कि वाटर में ही रह जाएगा एसोसिएटेड फॉर्म में, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। जितने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि डबल डिस्प्लेसमेंट का आपने एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल आपने बेहतरीन तरीके से देख लिया है, राइट। तो ये अपना मेन कैटेगरी यहाँ पे एक जो भी फॉर्मल कैटेगरी है वो खत्म हो चुका है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के तरफ मूव करने वाले हैं, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम उसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और वो चैप्टर अब हमारा आ चुका है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, है ना। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये अपना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट होगा। यहां पे हम बैलेंसिंग सीखेंगे, किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीज यहां पे सीखने वाले हैं हम, और बहुत मजा आने वाला है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा, जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस होता है, उसे हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन को मैं Rx⁴ भी लिख देता हूं ऐसा शॉर्ट में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। RED से आप देखते हैं तो ये RED का मतलब क्या हो गया, रेड, और OX मतलब ऑक्स, तो रेड ऑक्स, लाल बैल। क्या आप लाल बैल यहां पढ़ने वाले हैं? नहीं। RED का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, जो कि यहां पे आप देख सकते हैं, एंड OX का मतलब होता है यहां पे ऑक्सीडेशन, जो कि यहां पे देख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिडॉक्स किसको कहते हैं। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई थिंक आपको रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ये डेफिनेशन जरूर क्लियर हो गया होगा। अब पर्टिकुलर आपको एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि आपने एक प्रोसेस किया, इसमें कॉपर सल्फेट का आपने ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहां पे ले लिया, दिस इज योर कॉपर सल्फेट। तो यहां पे आपने कॉपर सल्फेट को रखा, दैट इज ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्वस CuSO4, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्वस
CuSO4। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना है आपको, कलर आपको दिमाग में रखना पड़ता है। ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है इसका। लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलता है कि जब आप इसमें जिंक का रॉड डिप कर देते हैं, जिंक का रॉड आपने यहां पे डिप कर दिया, इसमें डाल दिया, किसका रॉड? जिंक का रॉड आपने यहां पे डिप कर दिया, तो देखा जाता है कि समय के साथ में ये जो कलर है वो डिसअपियर होने लगता है ना। तो यहां पे सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, इसको अगर आप जिंक रॉड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर हो जाएगा, डिसअपियरेंस ऑफ ब्लू कलर हो जाएगा। और साथ ही साथ डिपोजिशन ऑफ रेड कलर मेटेलिक कॉपर ओवर द जिंक रॉड, क्या हो जाएगा? डिपोजिशन ऑफ रेड कलर मेटेलिक कॉपर ओवर जिंक रॉड, ओवर जिंक रॉड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। जब आपने ब्लू कलर सॉल्यूशन में जिंक रॉड को डुबोया तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था वो उसका कलर अब धीरे धीरे गायब होने लग गया, और साथ में जो रॉड आपने जिंक का रॉड वहां पे दिया था वो जिंक रॉड में अब वहां पे रेड कलर का एक मेटेलिक कॉपर, जो कॉपर था वो जिंक के सरफेस पे जाकर के लगने लग गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हो रहा है समझिएगा। हमने क्या करा कि CuSO4 को, है ना, कॉपर सल्फेट का आपने रिएक्शन करवा दिया जिंक के साथ में, जो कि ये बना लेता है क्या? ZnSO4 जिंक सल्फेट, और साथ में यहां पे कॉपर अलग से आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि आप इसे स्प्लिट करके लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? आप स्प्लिट करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि Cu यहां पे 2+ में है, कॉपर 2+ में है सॉल्यूशन में, और यहां पे SO4 2- में है, और साथ में यहां पे आप देखिए जिंक, तो जिंक यहां पे एज इट इज रख दीजिए। इसी तरीके से जिंक यहां पे 2+ में है और ये SO4 2- में है, और साथ में इधर कॉपर Cu है। आप देखिए दोनों तरफ सल्फेट है, यानी कि सल्फेट का कोई रोल नहीं है, एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां पे एक दूसरे से ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहां पे बड़े आसानी से आपको पता चल गया। अब यहां पे मजेदार बात यह है कि देखेंगे अगर गौर से, तो कॉपर 2+ से कहां जा रहा है? कॉपर में जा रहा है। देखिए यहां पे दिस वन इज कॉपर 2+, एंड ये जा कहां रहा है? कॉपर में, बाई गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये पहुंच पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? तो जिंक दे रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जिंक, तो जिंक 2+ में जा रहा है ना, देखो ना, सॉरी मैंने किसको काट दिया यार, सल्फेट को काटना था, यहां पे काट दिया जिंक को। जिंक 2+ में है बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे आपको जिंक 2+ में है, तो ये वाला यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करता है और ये गेन करता है उसी 2 इलेक्ट्रॉन को, ये वाला। तो गेन करने के बाद ये पहुंच जाता है Cu में, और जिंक जो है वो क्या करता है? सिंपली ये कर देता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि सल्फेट से सल्फेट कट गया, तो फाइनली आपका रिएक्शन जो बना वो बन गया Cu2+, साथ में इसके जिंक है, और यहां पे आप देखेंगे तो ये कुछ रिएक्शन ऐसा होगा कि ये फिर जिंक 2+ में जा रहा है और साथ में यहां पे कॉपर में जा रहा है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको और एक्सपैंड करके अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो देखो कैसे हो रहा है एक्चुअल में। इसका स्टेप लिख देता हूं, स्टेप कैसा हो रहा होगा ये, इसको मैं लाने की कोशिश करता हूं। देखना इसको कैसे ला सकते हैं हम। यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं जरूर कि मान लीजिए कि ये जिंक है और साथ में आपने क्या करा इसको कि जिंक 2+ में कैसे जा रहा होगा, सोचिए। जिंक जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है तो कैसे जा रहा होगा, बाय गिविंग आउट 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से माइनस किया, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन यहां पे किया, तब ये जिंक 2+ में पहुंच गया। लेकिन इसी को हम मॉडर्न जमाने में इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव में लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जिंक 2+ जो होता है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। उधर पे नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन था, इधर ले आइए पॉजिटिव में, तो इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव में हो गया और ये रिएक्शन कहलाया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहां पे Cu2+ हो रहा था और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, राइट, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और तब जाकर के पहुंचा है किसमें, कॉपर में। तो ये क्या कहलाया, गेन किया इलेक्ट्रॉन को। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। अब यहां पे इसको बैलेंस कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, ऐड कर दीजिए, तो यहां पे आप फाइनली पहुंच जाएंगे किसमें, जिंक प्लस Cu2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस Cu। देख लिए, पहुंच गए। और ये एक आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है वहां पे दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इसीलिए हमने यहां पे कहा है कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। होपफुली आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैं जस्ट डेफिनेशन समझाना चाह रहा था आपको कि रिडॉक्स का डेफिनेशन समझिए, यहां प्रोसेस समझिए कि एक्चुअल में प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, अब मैं आपको अगले लेक्चर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, एक एक करके बारीकी से 1 by 1 डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, एंड धीरे धीरे हम बैलेंसिंग की तरफ मूव करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।